अरे मम्मी अब बात ना करो। हाय गाइस, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट 12th का 2 मार्क्स क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है नहीं लिखा होंगे या लिखा होंगे आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान एक बार ध्यान दे देंगे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया में से एक है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बढ़िया से देख लेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर क्या होती है। तो फर्स्ट नंबर है, यह 2 पदों की प्रक्रिया होती है। पदों की प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है। इसकी बात करेंगे, यह 1 पदों की अभिक्रिया होती है। यह 1 पदों की अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। SN1 के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि यह एकल आणविक होता है, यानी एक अणु उसमें भाग लेता है। यह एकल आणविक अभिक्रिया होती है। यह एकल आणविक अभिक्रिया होती है। यह एकल आणविक अभिक्रिया होती है। और इसकी हम बात करें तो यह द्वि आणविक अभिक्रिया होती है। यह द्वि आणविक अभिक्रिया होती है। द्वि आणविक अभिक्रिया होती है। SN1 SN2 के बारे में 2 मार्क्स का ये पूछता है। थर्ड नंबर देखेंगे, इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है। इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है। ए बाबू रे, हल्ला नहीं करो। इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है। और इसमें संक्रमण अवस्था होती है। इसमें संक्रमण अवस्था होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उसके कारण। SN1 और SN2 अभिक्रिया में हम लोग अंतर देख लेते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर आपका टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है। SN1 में क्या होता है, इसमें 2 पदों की अभिक्रिया होती है। SN2 की बात करें तो इसमें 1 पदों की अभिक्रिया होती है। SN1 यह एकल आणविक अभिक्रिया होती है। SN2 यह द्वि आणविक अभिक्रिया होती है। SN1 इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती है और SN2 इसमें संक्रमण अवस्था होती है। इसके अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस को और हम देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन में अंतर। आपसे ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन में अंतर क्या होता है। तो आप लोग जाइएगा मत कहीं, देखते रहिएगा क्वेश्चन को कि कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन में अंतर क्या होता है। तो आइए समझते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन में अंतर। कार्बोकेटायन को ही कार्बोधनायन कहते हैं और कार्बोएनायन को ही कार्बोरिनायन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन में क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कार्बन का परसंकरण होता है sp2 होता है। इसमें कार्बन का परसंकरण sp2 होता है। कार्बोएनायन की बात करें, इसमें कार्बन का परसंकरण sp3 होता है। इसमें कार्बन का परसंकरण sp3 होता है। कार्बोकेटायन को जनरली CH3+ से दिखाते हैं और इसे माइनस से दिखाते हैं। कार्बोकेटायन का मतलब प्लस हो गया, कार्बोएनायन का मतलब माइनस हो गया। यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है। यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें बात कर लेंगे, यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। तो कार्बोकेटायन कार्बोएनायन में आपका अंतर हो गया। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा।
अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ अंतर ही हम लोग देख लेते हैं। इस अंतर में आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा और आपका अंतर भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में से 2-4 क्वेश्चन आ जाए। एक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर, शायद आ जाता है, अमूमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष में आपको पता है धनायन ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं। क्या होता है इसमें, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन दोनों चले जाते हैं बाहर, दोनों जालक से बाहर चले जाते हैं, दोनों जालक से बाहर चले जाते हैं। और अगर फ्रैंकल दोष की बात करें हम लोग, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि प्रायः धनायन क्या होता है, क्रिस्टल जालक में ही जाके कहीं फंस जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते हैं। इसमें धनायन अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, छोटे आकार के धनायन। इसमें धनायन अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, स्थल पर चले जाते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ये शॉर्टकी दोष का, तो इसके कारण घनत्व पे प्रभाव पड़ता है या घनत्व को कम कर देता है, यह घनत्व को कम कर देता है। और फ्रैंकल दोष की अगर बात करें तो यह घनत्व को प्रभावित नहीं करता है, यह घनत्व को प्रभावित नहीं करता है, यह घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। शॉर्टकी में अगर और बात कर लें तो इनके धनायन और ऋणायन का जो आकार का अंतर होता है वो नहीं के बराबर होता है, या बहुत कम होता है, या समान होता है। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, NaCl आपका अमूमन इसका होगा उदाहरण KCl। इसकी बात करें CgMCl सोडियम आयोडाइड, जिसके आकार में अंतर अधिक होता है। और एक AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, जो आपके शॉर्टकी को भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष को भी दिखाता है, जो AgBr होता है। तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों को दिखाने के लिए इसका काम आता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो शॉर्टकी फ्रैंकल दोष आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अदरवाइज कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में जैसे दे दे एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। किसका सबसे पहले दीजिएगा, क्रियाशील मूलक क्या होता है, या जिसको आप लोग अभी क्रियाशील मूलक कहते हैं, इसका क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक, और अगर इसके क्रियाशील मूलक की बात करें तो इसके क्रियाशील मूलक जो होते हैं, क्रियाशील मूलक जो होते हैं क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O होते हैं। तो ये एल्डिहाइड हो गया। एक अंतर की और अगर बात करें तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आपका है। क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। और वहीं पर अगर ले लें तो द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनेगा और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, जो आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहें। शॉर्टकी फ्रैंकल, फिर आपको आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर पता होगा। ठीक है, ये सारे अंतर तो आपको आते ही होंगे। आदर्श अनादर्श विलयन तो काफी कॉमन सा प्रश्न है, और अनादर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन काफी आपका कॉमन सा सामान्य सा प्रश्न है। आदर्श विलयन में क्या होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सिंपल आप लोग जानते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं,
इसकी अगर बात करें तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आदर्श विलयन की अगर दूसरी बात हम लोग ले लें तो इसमें ऊष्मा परिवर्तन, आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डेल एच मिक्स इक्वल टू 0, यानी ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। और इसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी इसमें डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू नॉट जीरो होता है, नॉट जीरो होता है। तो आपको ये पता होगा। इसके अदरवाइज कुछ और रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, मतलब रिएक्शन की बात करते हैं, मतलब कुछ और अंतर को देख लेते हैं। हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ दे कि बेंजीन और फिनॉल में अंतर क्या है, तो बता पाना थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसके फॉर्मूला को लिख दें, पहला अंतर बना के। तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र C6H6 होता है, C6H6 होता है। और इसकी सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, C6H5OH या C6H6O होता है। क्वथनांक की बात करें तो फिनॉल का क्वथनांक ज्यादा मजबूत होता है, इसका कम होता है, तो इसमें क्वथनांक कम होता है, या इसके कंपेयर में लिख सकते हैं, और इसका क्वथनांक अधिक होता है। अगर इसकी बात करें तो इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है। तो 2 मार्क्स के लिए आप लोग को बता रहे हैं, तो 2 मार्क्स का आप लिखते चल जाएंगे। इसके अदरवाइज कुछ अंतर और भी हैं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए एक आपका काफी इंपॉर्टेंट में है, परासरण और विसरण में अंतर। ये भी आते हैं कई बार, परासरण और विसरण में अंतर। परासरण में क्या होता है, यह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाती है, यह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाती है, उच्च सांद्रता में जाती है। और अगर इसकी बात करें तो यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती है, निम्न सांद्रता में जाती है, निम्न सांद्रता में जाती है। और अगर प्राशन की बात करें तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली आपको समझ में आता होगा, जिसमें शुद्ध विलायक के कण ही केवल आर पार हो सकते हैं। तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, झिल्ली की आवश्यकता होती है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। राशन आपको पता है, जैसे चने को पानी में देकर फूलाना, और बेसन का मतलब हो गया जैसे किसी गैस का विसरित होना, स्मेल का, सेंट का, परफ्यूम का जो फैलना होता है, ये हमारे विसरण के अंतर्गत आता है। और प्राशन आपको पता है, काफी सब इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है आपका। काफी बार प्रश्न दबा के इससे पूछे जाते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट में आ सकता है मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, और एक आपको दे सकता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। इसमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो मार्कोनिकॉफ नियम में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें जो उत्पाद मुख्य होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर मुख्य उत्पाद बनता है। तो क्या होता है इसमें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का उत्पाद मुख्य होता है, कार्बोकेटाइन का उत्पाद मुख्य होता है।
उत्पाद मुख्य होता है। इसके जस्ट उल्टा होता है, इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का उत्पाद मुख्य होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का उत्पाद मुख्य होता है, उत्पाद मुख्य होता है। अगर कार्बो-मार्कोनिकॉफ नियम की दूसरी बात करें तो इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए पेरोक्साइड के ही कारण पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं होती है। और अगर इसकी बात करें, इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, तो आपको मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में भी पता लग गया और इसी बहाने आपको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में भी पता लग गया। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा एलिलिक और वाइनिलिक अल्कोहल में अंतर क्या होते हैं। ये कुछ अंतर है, आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम तो काफी आपके सर पर आ चुका है। एलिलिक और वाइनिलिक अल्कोहल में अंतर क्या है? एलिलिक और वाइनिलिक अल्कोहल में अंतर क्या है? वाइनिलिक अल्कोहल में अंतर क्या है? अब समझेंगे हम लोग इस प्रश्न को। तो एलिलिक अल्कोहल में क्या होता है, इसमें OH समूह जो होता है वो कहाँ जुड़ा होता है? तो C डबल बॉन्ड C के नजदीक के sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। ठीक, अगर इसकी बात करें, इसमें OH समूह सीधा C डबल बॉन्ड C कार्बन से जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है। और जो जुड़ता है उसमें कार्बन का परसंकरण क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन का परसंकरण sp2 होता है, जुड़ता है, जो sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। तो एलिलिक वाइनिलिक का अंतर हो गया। एक और अंतर लिख के संरचना बना देंगे। ये एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, इसको बना देंगे। ये वाइनिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये एलिलिक और वाइनिलिक अल्कोहल का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आपके अंतर की बात करें, कुछ सामान्य से अंतर हैं जो अंतर आपको याद होने चाहिए बिल्कुल रूप से। मोलरता मोललता में अंतर सबको आता होगा। मोलरता मोललता में अंतर, मोलरता को क्या कहते हैं या आप बहुत तरह से डिफाइन कर देते हैं। इसे लीटर में ज्ञात करते हैं, इसे लीटर में ज्ञात करते हैं। मोललता की बात करें, इसे केजी में ज्ञात करते हैं, केजी में ज्ञात करते हैं। मोलरता के बारे में आपको पता है, यह ताप से प्रभावित होता है, दाब से भी प्रभावित होता है। और मोललता की बात करें तो यह दोनों में से किसी से प्रभावित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, यह ताप से प्रभावित होता है या ताप से प्रभावित नहीं होता है। यह ताप से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति केजी होता है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और देख सकते हैं आप लोग। जैसे आपको पूछ दे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर कह दे आपको कि दोनों में कैसे अंतर निकालेंगे या अंतर कैसे इसमें जानना है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, Sc डबल बॉन्ड OH होता है। एसिटल्डिहाइड की बात करें, इसका सूत्र CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें
तो यह एल्डोल अभिक्रिया नहीं देगा, यह एल्डोल अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता है। और इसकी बात करें, यह एल्डोल अभिक्रिया देता है, यह एल्डोल अभिक्रिया देता है, यह एल्डोल अभिक्रिया देता है। आपको पता होगा कि एल्डोल अभिक्रिया वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, और कैनिजारो अभिक्रिया वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती है। तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर हो गया। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के भी अंतर को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में अंतर आप लोग खुद से देख लेंगे। और कुछ अंतर की हम लोग बात कर लेते हैं। एक आप लोग देख लीजिएगा विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, ठीक है। जो अंतर आप लोग को हम लिखाए हुए हैं 70 को लिखना नहीं है। और फिर अंतर में अगर बात करें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में थोड़ा सा देख लीजिएगा अंतर, शायद ग्लूकोज फ्रक्टोज में नहीं लिखाए होंगे, देख लेंगे हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो फॉर्मूला दोनों का जैसा कि आपको पता है समान है, बस इसमें एक चीज होता है, यह इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें कीटोन समूह होता है, इसमें कीटोन समूह होता है। दूसरी अगर इसके अंतर की बात करें हम लोग, तो ग्लूकोज अपचायी शर्करा है और फ्रक्टोज अनअपचायी शर्करा। आप लोग को पढ़ाए थे अपचायी अनअपचायी शर्करा। अपचायी वो होते हैं जो टॉयलेट परीक्षण आसानी से देते हैं, इसे अपचायी शर्करा कहते हैं, इसे अपचायी शर्करा कहते हैं, इसे अनअपचायी शर्करा कहते हैं। इसे अनअपचायी शर्करा कहते हैं। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में भी अंतर आप लोग देख लेंगे। एन प्रकार और पी प्रकार के चालक में आपको पता होना चाहिए, इसमें 15 से 14, 13 से 14 डोपिंग होता है। एन प्रकार के चालक को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं और पी प्रकार के चालक को इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां कहते हैं। फिर आप लोग अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में अंतर देख लीजिएगा, सब जो कि आपको हम क्लास में कई बार बताए हुए हैं। और भी कुछ अंतर अगर बच रहा है तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, उस अंतर को हम लिखा देंगे, ठीक है।